बात करते हैं ताप का परम माप क्रम या एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर पे। सवाल ये है कि ये जो नया माप क्रम है, नया थर्मामीटर है, ये क्यों है? तो हम लोग कुछ थर्मामीटर हैं जिसके बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं? कि ये कार्यकारी पदार्थ वर्किंग सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करते हैं। जो वर्किंग सब्सटेंस इन थर्मामीटर में यूज किया जाता है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। आया कुछ समझ में? जैसे मर्करी थर्मामीटर। मर्करी थर्मामीटर में क्या लगा रहा, अंदर क्या रहता है? मर्करी रहता है। तो टेम्परेचर जैसे बढ़ता है या घटता है उसके हिसाब से मर्करी अपने आयतन को परिवर्तित कर लेता है। ठीक, मतलब मर्करी थर्मामीटर मर्करी के प्रकृति पर निर्भर करेगा, मर्करी के नेचर पर डिपेंड करता है। इसी तरीके से अगर आप गैस थर्मामीटर ले लें, गैस थर्मामीटर में क्या होता है? गैस भरी होती है। तो जैसे जैसे ताप बढ़ता या घटता है उसके हिसाब से गैस का आयतन, वॉल्यूम या फिर दाब यानी कि प्रेशर चेंज होता है। मतलब गैस थर्मामीटर भी गैस के प्रकृति पर निर्भर करेगा। अगर आप रेजिस्टेंस थर्मामीटर की बात करें तो रेजिस्टेंस क्या करता है? टेम्परेचर के साथ अपने आप को चेंज करता है। समस्या क्या हो रही है? समस्या ये है कि अगर इन थर्मामीटर को यूज करके आप किसी सिस्टम का टेम्परेचर मेजर करेंगे तो हर थर्मामीटर टेम्परेचर को अलग अलग दिखाएगा। समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमें एक ऐसा थर्मामीटर चाहिए जो वर्किंग सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड ना करे, कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर ना करे, बल्कि बल्कि सोर्स के टेम्परेचर पे डिपेंड करता हो। सोर्स और सिंक वाला जो कॉन्सेप्ट था उस पर डिपेंड करता हो, वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड ना करे। इसके लिए केल्विन ने एक नए टाइप के थर्मामीटर के बारे में सजेशन दिया। क्या कहते हैं केल्विन? केल्विन का ये कहना था कि हम एक ऐसा थर्मामीटर डिजाइन करते हैं, एक ऐसा थर्मामीटर बनाते हैं जिसका जो कार्यविधि है, जिसका जो वर्किंग है वो वर्किंग सब्सटेंस के कार्यकारी पदार्थ के नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि स्रोत और सिंक के ताप पर निर्भर करेगा। मतलब एक नया थर्मामीटर डिजाइन करेंगे आप जो सोर्स और सिंक के ताप पर डिपेंड करेगा, उसके अंदर कौन सा मटेरियल है उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक, इसके लिए मान लेते हैं कि भाई एक सोर्स है। सोर्स मतलब हाई टेम्परेचर। कितना हाई टेम्परेचर ले लेते हैं? मान लेते हैं, आप कहिए कि हम T1 टेम्परेचर ले लेते हैं। ये मान लेते हैं सोर्स है आपके पास और इस सोर्स का टेम्परेचर कितना है? T1 है। और इस सोर्स से एक इंजन है जो Q1 हीट लेता है। ठीक, और इस Q1 के कुछ हिस्से को W1 वर्क डन में कन्वर्ट कर देगा। और रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द हीट, कितना हीट बचा? Q1 लिया, उसमें से W1 वर्क डन में चेंज कर दिया, बचा कितना? Q1 माइनस W1। इसको सिंक को एक टेम्परेचर T2 दे दिया। एक इंजन और है जो इस T2 टेम्परेचर से Q2 अमाउंट ऑफ द हीट लेता है और इस Q2 अमाउंट ऑफ हीट का W2 हिस्सा वर्क डन में चेंज करेगा। बचेगा कितना? Q2 माइनस W2। उतने अमाउंट ऑफ हीट को यानी कि Q2 माइनस W2 विच इज Q3 को T3 टेम्परेचर पर ट्रांसफर कर देगा। ठीक, अब ये दो जो इंजन लगे हैं इन बिटवीन T1, T2 और T3, E1 और E2, इसको एक इक्विवेलेंट इंजन E से रिप्लेस कर देते हैं, जिसको हम लोग काम करवाते हैं T1 से T3 के बीच में। देखिए, मान लेते हैं ये सोर्स है, टेम्परेचर T1 हुआ, एक इंजन है जो इससे Q1 हीट लिया और W3 वर्क डन किया, और रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द हीट कितना बचेगा? अगर Q1 का W3 वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा तो बचेगा कितना? Q1 माइनस W3। उसको
T3 टेम्परेचर पर ट्रांसफर कर देगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस E1 की एफिशिएंसी कितनी होगी, इसकी दक्षता कितनी होगी, तो दक्षता कैसे निकालते हैं आप, 1 - Q2 बाई Q1। और ये किसका फंक्शन होगा, ये किसका फंक्शन है, ये फंक्शन होगा टेम्परेचर T1 और टेम्परेचर T2 का। क्यों, क्योंकि ये कार्नो इंजन है और हम जानते हैं कि कार्नो इंजन की दक्षता, कार्नो इंजन की एफिशिएंसी सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक ठीक, इसी तरीके से E2 के लिए पता करेंगे, फिर इस E3 के लिए पता करेंगे, सॉरी E3 नहीं, इसको E कहिए, ये E है, ये E लिख देते हैं। ठीक है, देखिए क्या मिला आपको, ये कंडीशन है E1 E2 इक्विवेलेंट इंजन E और टेम्परेचर कैसा है, T1 हाईएस्ट है, फिर T2 है, फिर T3 है। अब अगर मैं इंजन E1 की बात करूं, अब अगर मैं इंजन E1 की बात करूं तो E1 की एफिशिएंसी 1 - Q2 बाई Q1 होगा और इसको मैं कहूंगा कि ये T1 और T2 का फंक्शन है, क्योंकि ये कार्नो इंजन है और इसकी एफिशिएंसी इन दोनों के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसलिए तो अगर अगर eta1 = 1 - Q2 बाई Q1 है, तो इन टर्म्स ऑफ T1 और T2 अगर आप इसको लिखना चाहें, इसको अगर आप चाहते हैं कि T1 और T2 के टर्म पे लिखें, तो आप क्या कहेंगे, इस 1 को ट्रांसफर करेंगे या Q2 बाई Q1 को इधर ट्रांसफर करके इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो 1 - फंक्शन ऑफ T1 T2 = Q2 बाई Q1 आएगा। अब अगर मैं कहूं कि Q1 बाई Q2 निकालिए, तो उल्टा कर दीजिए इसको, Q1 बाई Q2 निकालेंगे तो ये Q1 डिवाइडेड बाई Q2, तो ये 1/1 - F T1 T2 हो जाएगा। क्लियर है। अब मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि ये जो नंबर है 1/1 - F T1 T2, इसको एक नया फंक्शन आप इमेजिन कर लीजिए, कैपिटल F। इसको मैं क्या बोल रहा हूं, कैपिटल F T1 T2 = Q1 बाई Q2। ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हुआ, ये कैपिटल F T1 T2 कहां से आया, आपने इस फंक्शन को, ये जो फंक्शन है इसको कैपिटल F T1 T2 के इक्वल एज्यूम कर लिया है, कंसीडर कर लिया है, तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बना। नोट कर लिया, हो गया। चलिए आगे चलें। तो इसी प्रकार आपके पास E2 है, E2 किसके किसके बीच में काम कर रहा है, T2 और T3 के बीच में। तो जैसे वहां Q1 बाई Q2 = लिखे थे कैपिटल F T1 T2, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ना, Q2 बाई Q3 कितना हो जाएगा, F कैपिटल F T2 T3 हो जाएगा। ठीक है। अब इसी तरीके से मैं आपके इंजन E की बात करूं, जो T1 और T2 के बीच काम करता है, सॉरी T1 और T3 के बीच, तो कैपिटल F T1 T3 Q1 बाई Q3 के इक्वल होगा। ये आपका नेक्स्ट इक्वेशन है। अब ध्यान दीजिए, ये जो इंजन बने हैं, E इंजन बना है, वो E1 और E2 के इक्विवेलेंट है। तो एक काम करते हैं, हम लोग इन तीनों को एक दूसरे से रिलेट करना चाहते हैं। रिलेट करने के लिए एक इक्वेशन आप मान लेते हैं, Q1 बाई Q2 कितना हो सकता है, Q1 बाई Q3 और Q2 बाई Q3, दोनों में Q3 को डिवाइड कर दिया, तो Q1 बाई Q3 डिवाइडेड बाई Q2 बाई Q3 आ गया। अब Q1 बाई Q2 इसको F T1 T2 करेंगे, Q1 बाई Q3 इसको F T1 T3 करेंगे, Q2 बाई Q3 F T2 T3 हो जाएगा। लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, आप अपना जितना समीकरण है उन सब को यूज करें, तो आपका इक्वेशन 4 Q1 Q2 की जगह इतना, Q1 बाई Q3 ऑलरेडी दिख रहा है, Q1 बाई Q3 T1 T3 होता है, और Q2 बाई Q3 T2 T3 हो जाएगा। यहां इस फंक्शन को सेपरेट करके अगर माने, तो मान लेते हैं ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है F T1 T3 और F T2 T3, इसको प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन मान लीजिए। मान लेते हैं F T1 T3 किसका प्रोडक्ट है, फाई T1 और फाई T3 का, और F T2 T3 किसका प्रोडक्ट है, फाई T2 और फाई T3 का। दिक्कत क्या हो रही है, इस साइड देखिए तो केवल T1 और T2 है, जबकि इस साइड आते हैं तो यहाँ T1 T2 के साथ
T3 एक अलग इक्वेशन है, मतलब राइट साइड लेफ्ट साइड के साथ मैच नहीं हो रहा, क्योंकि इधर 3 फलन है और इधर 2 है। इसके लिए क्या करिए, इसके लिए हम ये करते हैं कि Ft1T2 को फाइव T1 बाई फाइव T2 के इक्वल लिख देते हैं और ये फाइव T3 को एलिमिनेट कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ठीक, इसको लिख दीजिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप, तो बता दीजिएगा कि Ft1T3 जो होता है वो T1T3 का फंक्शन है और Ft2T3 ये 5T2 और 5T3 का मल्टीपल है। जबकि लेफ्ट साइड के इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे क्या है, T1 और T2 बस है, T3 नहीं है। इसलिए अलग अलग प्रोडक्ट लेकर के इनको कैंसिल कर दिया, तो Ft1T2 जो होगा 5T1 बाई 5T2 के इक्वल हो जाएगा। और इसको कोई नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर दीजिए। ये इमेजिन कर रहे हैं, इसको मान रहे हैं। अब Ft1T2 का मान कितना था, Q1 बाई Q2। एक काम करिए, इसको Q1 बाई Q2 लिखिए। Q1 बाई Q2 कितना हो जाएगा, टाउ1 बाई टाउ2 हो जाएगा। इसका इन्वर्स ले लीजिए, दोनों साइड का इन्वर्स ले लीजिए, तो Q2 बाई Q1 टाउ2 बाई टाउ1 होगा। इसका जो इन्वर्स होगा Q2 बाई Q1 और टाउ2 बाई टाउ1 होगा, और दोनों को 1 से अगर माइनस कर दें, 1 माइनस Q2 बाई Q1 अगर आप निकालें तो ये 1 माइनस टाउ2 बाई टाउ1 आएगा। Q2 बाई Q1 की वैल्यू रख देंगे तो जी ठीक, इसी को तो एफिशिएंसी बोलते हैं आप। अब एफिशिएंसी कितनी है, 1 माइनस टाउ2 बाई टाउ1, 1 माइनस टाउ2 बाई टाउ1। इसका मतलब क्या हुआ, आपका इंजन टाउ1 टेम्परेचर से Q1 हीट लेगा, W वर्क डन कन्वर्ट करेगा और टाउ2 अमाउंट किसको ट्रांसफर कर देगा, सिंक को ट्रांसफर कर देगा। तो ये है आपके एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर की एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि इसकी एफिशिएंसी या इसकी दक्षता सिंक और स्रोत के टेम्परेचर पर ही डिपेंड करेगा। अब सवाल आता है कि अगर हम ये पता करना चाहें कि परम शून्य ताप क्या है। परम शून्य ताप कहने का मतलब टाउ इक्वल टू 1 माइनस टाउ2 बाई टाउ1। तो परम शून्य ताप वो ताप होगा जहां टाउ2 की वैल्यू अगर जीरो हो जाए। टाउ2 की वैल्यू जीरो होने से, टाउ2 की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टाउ की वैल्यू 1। तो परम शून्य ताप वो तापक्रम है जहां आपके इंजन की एफिशिएंसी, जहां आपके थर्मामीटर की एफिशिएंसी 1 हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे आप, परम शून्य ताप बोलेंगे। ठीक, लिख दीजिए इसको। सिंक का वो ताप जिसके लिए कार्नो इंजन की एफिशिएंसी कितनी हो, 100% हो, 100% हो, एकांक हो, तो उस टेम्परेचर को परम शून्य ताप कहेंगे। अब नेगेटिव टेम्परेचर मेजर कर पाएगा कि नहीं, एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर में नेगेटिव टेम्परेचर होता है कि नहीं। देखिए, अगर टाउ2 की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो आपके कार्नो इंजन की एफिशिएंसी 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब आपके कार्नो इंजन की दक्षता 100% से ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाकर के आपका परम मापक्रम नेगेटिव होगा। तो आप ये कहेंगे कि ताप का परम मापक्रम नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी इंजन की एफिशिएंसी कार्नो इंजन से ज़्यादा नहीं होती, और कार्नो इंजन की एफिशिएंसी कितनी होती है, 1। तो आपने एक ऐसा इंजन सोच रहे हैं जिसकी एफिशिएंसी 1 से ज़्यादा हो, इसलिए आपके परम ताप मापक्रम पर नेगेटिव टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। बोलिए, डाउट है? ठीक, तो नेगेटिव टेम्परेचर नहीं हो सकता, मतलब टाउ इक्वल टू 0 ही मिनिमम टेम्परेचर है। इससे कम टेम्परेचर परम ताप मापक्रम में, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर में पॉसिबल नहीं है। ठीक, एक बार फिर देखिए इसको और नोट करते जाइए।